है। आ, क्या बोली थी, हाँ, आप लोग क्लास 11th और जब आप लोग का बचपन था, आई मीन बचपन था, तब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। क्या आप लोग इस वर्ड से वाकिफ हैं? वो अपने आप डिफरेंट कलर हो गए। क्या आप लोग इस वर्ड से डिफरेंट, जो भी है जानते हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, क्लियर है? क्वेश्चन करो। क्योंकि कल मैं 11th की क्लास ले रही थी और 11th की क्लास में स्टार्टिंग में को ये क्लियर कराया, क्योंकि उनके में था ये सब सेल चैप्टर वगैरह में 11th में देखे ही होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही है। फर्स्ट सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांट की सारी चीज 11th में माइक्रोसॉफ्ट। ये बोल रही थी कि वहां पे बच्चों को यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डाउट था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डाउट था, तो मैं सोची कि 12th वालों से भी थोड़ा सा जान ही लूं, मेरा भी दिल कलेजा सब शांत रहेगा, है ना। हम लोग को एक केमिस्ट्री पढ़ाते थे सर, वो बोलते थे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सच्चाई है तो सबको वाहियात लगता है, बेकार लगता है बोलते थे, और है केमिस्ट्री बेकार बोलते थे। बायो में क्या पढ़ते हो, गुर्दा फेफड़ा यही पढ़ते हो ना बोलते थे, इंग्लिश मीडियम में तो यही बोलते थे, गुर्दा फेफड़ा यही पढ़ते हो ना, ऐसे करके ना। हाँ ठीक है, छोड़ो उस बात को। चलो बताओ, प्रणव प्रणव नहीं बताएगा, ये बताएगा पृथ्वी। पृथ्वी खड़े हो जाओ। हाँ, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन? हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो, उर्दू में मत करना, मुझे नहीं आता। बोलो। इसमें मतलब बोलो ना, एक से ज्यादा सेल। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल बता सकते हो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल? चुप रहना, मारूंगी। यूनिसेलुलर का नहीं पता, मल्टी सेलुलर का सब चुप रहेंगे, मल्टी सेलुलर का हाँ, नहीं याद नहीं है, जिंदा खड़ी मेरे तेरे सामने में, मैं ही मल्टी सेलुलर, तू यूनिसेलुलर है क्या? यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में तुम लोग का डाउट क्लियर नहीं है? आपको क्लियर है? आपसे बाद में पूछूंगी, आप बताओ। यूनिस खड़े हो, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर तुमको पता है, चुपचाप बैठे रहो। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के मत का डेफिनेशन है, जो भी उसके बारे में हिंदी इंग्लिश जैसा ही बताना बताओ, और उसका एग्जाम्पल बताओ। हम्म हम्म एग्जाम्पल। और टेबल नहीं होता बेटा, नॉन लिविंग है। हाँ, यूनिसेलुलर। हम्म, गुड, बैक्टीरिया। बैठो। और तुम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं है, चलो बैठो। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्लियर है? क्लियर है, चलो बताओ, बैठे बैठे बताओ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताओ। चलो मेरे को इतना ही बता दो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में से कौन सा प्रोकैरियोटिक में आता है, कौन सा यूकैरियोटिक में? दोनों यूकैरियोटिक में आता है, आर यू श्योर? पक्का प्लांट्स भी आता है? चलो ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा? मैं ये चीज एक बार यहाँ एक्सप्लेन की थी क्या 12th में? हाँ, मेरे ट्रिक से मैं पकड़ ली बेटा, ट्रिक से पकड़ ली, आप नहीं थे ना। चलो आप भी बता दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब बता दो। और एक तरह से बोल सकते हैं इसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, और इसमें जो है मल्टी सेलुलर जो आते हैं। हाँ, मल्टी सेलुलर। थोड़ा सा तुम 11th 12th के लेवल का आंसर भी थोड़ा सा बताया करो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा
ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब लगना चाहिए ना भाई कि हाँ 12th का बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा मान लो 8th 9th में पढ़ रहा है ये चीज, और आगे तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? बेटा जो दिखता है वो नहीं दिखता, जो दिखता है वो दिखता है, ऐसा बोलोगे? यही बात है बोलोगे? कौन से मूवी का डायलॉग है? बताओ बताओ, तुम बताओ कौन से मूवी का डायलॉग? पता है किसी को? पता है? अच्छा हुआ नहीं पता, अगर पता रहता तो अभी ताना दिए रहती। ये पता है लेकिन ये नहीं पता, कोई मिल गया ऋतिक रोशन को, ठीक है। मुझे तो दिखता है, नहीं दिखता नहीं, ये सॉरी उसका है तारे जमीन का, जो दिखता है वो होता नहीं, दोनों में है ये डायलॉग। खैर मैं वो चीज नहीं पढ़ा रही थी, छोड़ो। बस मैं अब इसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है, हैं? अब इधर देखो, यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल। और यही सिंगल सेल मतलब उसका पूरा बॉडी होता है, यही सिंगल सेल में सारे फंक्शंस होंगे। थोड़ा सा 2 मिनट एक्सप्लेन करें फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि कल 11th वालों को नहीं आता इसलिए मैं बताई। आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ। चलो सही टाइम में तुमसे भी कर ही लेती हूँ क्वेश्चन, बैठ, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो आप लोग का बेसिक, बट मैं इसलिए करी, कल 11th में कुछ लोगों को नहीं पता था तो इन लोग से पूछ ली। आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्लियर है? चलो बताओ, जो भी पता है हिंदी में इंग्लिश में जैसा तुमको कंफर्टेबल हो, उर्दू मत बोला, मुझे नहीं आता। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। मेरे ऑनलाइन के बच्चों मैसेज कर सकते हो, मैम ब्लर है, बस यही सब तो बोलते हो, क्लियर है ब्लर है ये भी बोल दिया करो, मैम इसका आंसर ऐसा है, मैम मैंने टॉप किया। अरे बेटा ऐसे ही आ रहा है, चलो देख लो बेटा, वैसे पढ़ने वाली कुछ नहीं, रिवीजन हो रहा है और कुछ चीजें मैं पूछ रही हूँ। चलो बताओ क्या नाम है? मंजुला। मंजुला ना? हाँ। मंजुला चलो बताओ, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है? कुछ भी बोल दो ना यार, हिंदी में ही बोल दो, समझ जाती मैं। सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल क्या? ठीक है, एग्जाम्पल बता दो यूनिसेलुलर का। नहीं पता? और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल? जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मोर देन मतलब एक से ज्यादा सेल बोल रहा हूँ ना, वो मल्टी सेलुलर मैं समझ गई। एग्जाम्पल बोल रही हूँ बेटा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। नहीं पता? सच में नहीं पता? सोचो, याद करने की चीज ही नहीं है। बताओ, ये हाल है तुम लोग का। और मैं तुम लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ? 12th की चीजें। कल 11th वाले ने मेरा सिर घुमा दिया, इसीलिए आज 12th में इसको भी मैं फिर घुसाई। देखो ये बेसिक चीज है, ये क्लियर नहीं रहेगा तुम लोग, कोई छोटा सा बच्चा, डिफरेंस आता है इसमें, आता है ना उन लोगों को। कोई आके पूछेगा कि क्या बोलते हैं, मंजुला दीदी मुझे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में डिफरेंस बताओ ना, 3 3 पॉइंट लिखने बोले हैं, तो क्या बोलोगे? और आप पृथ्वी क्या बोलोगे? हैं? हाँ तो कैसे? देखो, देखो यहाँ पे शर्माने वाली बात नहीं, सीखने आ पढ़ने आ सीख, ठीक है। यूनिसेलुलर नॉर्मल सी बात है, यूनिसेलुलर, और मेरे को आज के बाद कभी भी पूछू तो इसमें मेरे को तुम लोग क्लियर दिखना चाहिए। यूनिसेलुलर मतलब होता है यूनिसेलुलर बोला मतलब क्या बोल रहा है? एक सिंगल सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिंगल सेल की, ठीक है। सिंगल सेल की बात हो रही है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जैसे एग्जांपल इसका मैं डायरेक्ट भी बता देती हूँ। इसके एग्जांपल में आते हैं बैक्टीरिया। क्लियर? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं? इधर सुनो प्रणव, बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एक सिंगल सेल में ही सारा काम होता है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। मैं अभी दिखाऊंगी, स्ट्रक्चर दिखाऊंगी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का, गूगल करके, ठीक है। तो बैक्टीरिया होता है मतलब एक सिंगल सेल, उसी में सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। अब मैं अगर मैं बात करूं किसकी? मल्टी सेलुलर की, ठीक है। अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं तो मोर देन वन से मतलब एक सेल से ज्यादा, एक से ज्यादा सेल उसमें होंगे। सेल क्लियर है ना सबका? तो भी क्वेश्चन करूंगी अभी। सेल चैप्टर 11th में आपने पढ़ा है, सेल डिवीजन आपने पढ़ा है, याद है? ठीक है। किसी ने नहीं पढ़ा है? किसी के चैप्टर से गायब था बुक से? नहीं है ना? नहीं, ठीक। तो मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल होंगे, ठीक है। और हर सेल मतलब देखो, आपने 5 किंगडम में बहुत सारे इसके टाइप पढ़े होंगे, मैं पूरा 11th तो नहीं बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए मैं ये बताती हूँ कि मल्टी सेलुलर में ये समझ सकते हो कि एक से ज्यादा सेल, मतलब हर काम को करने के लिए अलग अलग सेल वहां पे अवेलेबल होते हैं, अलग अलग सेल होते हैं, ठीक है।
एक सेल डिवीजन करके 2 सेल बना, 4 सेल बने, 8 सेल बने, 16 बने, 32 बने, 64 बने, ऐसे डिवीजन होते जाता है, यू नो दैट ना। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स कौन हो गया? प्लांट्स, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, मतलब एनिमल बोल सकते हो, एनिमल्स, ठीक है। तुम्हारे सामने इतने सारे एनिमल्स हैं, तुमको मल्टी सेलुलर का एग्जांपल नहीं मिला था, और ये कैसे जिंदा खड़ी हूँ, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में कौन आ जाएंगे? हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत सारी चीजें। अगर आप लोग को इसको क्लियर करना है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें 5 किंगडम का जो चार्ट बना हुआ है उसको पढ़ के आना, वो क्लास 11th का है, ठीक है। और ये बेसिक चीज है, तो क्यों, इसलिए मैं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। क्यों मैं बोल रही, तुम लोगों का इतना बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो तुम लोग बायो कैसे पढ़ रहे हो, मैं ये बोलूं। आप लोग हो 12th में, आप लोग को पता है 12th के बाद आप लोग का स्कूल खत्म, उसके बाद फिर आप लोग खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक तरह का जो होता है ना कि अभी बोलते हैं ना स्कूल जाते होगे तो कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, रूल नियम सब फॉलो हो रहे हैं। अभी कॉलेज वाले जाओगे तो इतना ज्यादा आप लोग के ऊपर नहीं रहेगा, आजाद तो रहोगे, लेकिन बात यह है कि आप लोग कॉलेज जाने के बाद उतने हो तो जाओ कि यहाँ से निकलने के बाद तुम खुद का भी कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हो। कौन कौन नीट का सोच रहा है? शर्माना मत, बताओ आप। क्यों डर लगता है? क्या सोचो, कुछ और सोचो। अभी सोचो, कब सोचोगे? जब 10th के बाद 11th से सब्जेक्ट लेना है तभी से सोच लेते हैं कि करना क्या है सब्जेक्ट लेके। आप भी सोच रहे हो? हाँ, ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं रहेंगी बेटा तो इतनी सारी चीजें हैं, अगर अभी मैं पढ़ाने पे आऊँ तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम सब आ जाएंगे, लेकिन अभी मेरे को 11th का नहीं बताना, ठीक है। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आ जाएगा इस एग्जाम्पल पे, इतना क्लियर ना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, मत बोलना मेरे से क्यों पूछ रहे हो, सबसे पूछ चुकी हूँ, तुम लेट आई हो। बताओ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल बताओ, बोलो। थोड़ा सा सोचो। ऑनलाइन बच्चे पता नहीं हो तो गूगल सर्च करके टाइप कर सकते हो, ऐसे में कम से कम खुश हो जाऊंगी मैं, है ना। यही तो करते हो, मारूंगी गूगल करोगे तो। बोलो, नहीं पता? बेटा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो? बताओ प्रथा, कौन सी क्लास? 9th से पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 3 साल हो गया, चौथा साल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तुम लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे, पहले जवाब तो दो, फिर कंफ्यूजन क्यों होता है वो मैं क्लियर करूँ। इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आप समझ जाओ, अपना बेस क्लियर कर लो ना, मैं बेसिक चीजें पूछ रही हूँ। अभी मैं 9, 10th के बच्चों का भी जाके बगल में होती क्लास 10th के बच्चों को पूछूंगी ना, 10th के बच्चे बोल देंगे, और वही 12th के बच्चे अगर चुप रहोगे तो सोचो, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का ये मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब, चलो तो थोड़ा प्रथा एक्सप्लेन करो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो। नहीं आप बोलो ना। और यूकैरियोटिक? हाँ, और सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो यूकैरियोटिक में कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते, वो मैं क्या मैं बताऊंगी। ये बता सकते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक में आएगा, कौन सा यूकैरियोटिक में? अभी बताई थी तुमको, नहीं पता? प्रोकैरियोटिक में एक ट्रिक बता रही हूँ, इन लोग को बताई थी, तुम भी सुन लो। एक ट्रिक ऐसा है, ये सिर्फ लिविंग में फॉलो होगा लेकिन ना, नॉन लिविंग में नहीं, ठीक है। डायरेक्ट आइज से कौन दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ, सब दिख रहे हैं। हम सब क्या है? पहला तो हम सब क्या है? मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर है और कहते हैं यूकैरियोटिक, क्लियर। प्लांट्स दिख रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। फिलहाल के लिए बेसिक बच्चों वाला कॉन्सेप्ट से मैं समझा रही हूँ ना, इस पे और तुम लोग 11th में पढ़े हो, एक बार पढ़ना, नहीं तो फिर कभी बोलोगे तो बेसिक चीजों का मैं क्लास रख दूंगी पूरा, उस पे मैं 11th को थोड़ा सा पूरा वो कर दूंगी, ठीक है।
अब प्रोकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें मोस्टली जो है यूनिसेलुलर आपको देखने को मिलेंगे। लाइक एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो क्या था, बैक्टीरिया। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, एक सिंगल सेल जिसमें सारा प्रोसेस, बॉडी का सारा प्रोसेस होता है एक ही सिंगल सेल में, उसको अपन बोलेंगे यूनिसेलुलर। उसका एग्जांपल होता है बैक्टीरिया। और प्रोकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक में ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक में आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल लिख सकते हो। यूकैरियोटिक में बात करूं तो प्लांट सेल जो होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, और इसका पूरा चार्ट 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से दो दो चार्ट बने हुए हैं, उसको आप लोग पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब से ना एंट्री नहीं दूंगी, पता है अच्छा खासा क्वेश्चन करती हूँ मैं, एक एक बार डील करूं तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आपका क्लियर हो गया। हाँ, तो हाँ चलो रुद्र बताओ, प्लांट और एनिमल दोनों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक में आता है, कौन सा यूकैरियोटिक में आता है? प्रोकैरियोटिक में। और बैक्टीरिया यूकैरियोटिक में आएगा। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होगा, यूकैरियोटिक में प्लांट एंड एनिमल दोनों होंगे। क्या ट्रिक बताई थी, जो डायरेक्ट आइज से दिख रहा है वो किस में आएगा, यूकैरियोटिक। और बैक्टीरिया हमको डायरेक्ट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये ट्रिक है। डायरेक्ट आइज से नहीं दिख रहा है, उसके लिए इधर सुनो, उसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत है, कुछ ना कुछ चीज चाहिए उसको देखने के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा, यूनिसेलुलर। क्लियर, ये ट्रिक दिमाग में रख सकते हो ताकि कोई भी पूछे तो कंफ्यूज। देखो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो वर्ड से पता चल रहा है, मुंह खुला तो पता चल रहा है, यूनि एंड मल्टी, वो तो ऐसे मुंह खुलते ही पता चल जाना चाहिए। कंफ्यूजन होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक तो आप लोग को डायरेक्ट बोल रही हूँ कि जो नहीं दिख रहा डायरेक्ट, मतलब बैक्टीरिया ले लो एग्जांपल, और यूकैरियोटिक मतलब मल्टीसेलुलर आएंगे जो दिख रहे हैं। एक ट्रिक रख सकते हो दिमाग में। क्लियर, इतना क्लियर हो गया? सोचो बेसिक चीजें हैं ये, और ये आप लोगों को पता नहीं। बताओ, ये आप लोग कहाँ पढ़े हो, 11th में पढ़े, 11th का सिलेबस है ये, उससे पहले भी पढ़ चुके हो। सॉरी, ये देखो, ये डायग्राम जाना पहचाना लग रहा है, थोड़ा बहुत देखा दुखा है, कहीं तो देखे हैं, लग रहा है कहीं तो देखे हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, मतलब इसका एक ही सेल होता है, एक ही सेल में सारे प्रोसेस होते हैं। अब जैसे कि मैं नॉर्मल में बात करूं, मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात करूं तो देखो एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े तो किसी दिन ना मैं लूंगी, क्योंकि क्लास, क्योंकि मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, बेसिक क्लियर नहीं है तो मेरे को मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। ठीक है, तो जैसे कि मल्टी सेलुलर में ये समझ सकते हो, जैसे कि मान लो ये रूम है, ठीक है, इसको एक समझ लो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, मान लो ह्यूमन का, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये पूरा रूम। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से क्या आया, गेट है, यहाँ से आया एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके ऊपर गिरने लगेंगे, लगेंगे डाइजेस्टिव का काम करेंगे। मान लो यही कमरा अब क्या है, एक हार्ट है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट, सबका बेस्ट टॉपिक, ठीक है, फेवरेट टॉपिक, ह्यूमन हार्ट। ये हार्ट है, अब क्या होगा, हार्ट का क्या काम रहता है, पहला तो वो कॉन्ट्रेक्शन करेगा और रिलैक्सेशन। ठीक है, मतलब सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, ये वर्क करता है ना। ठीक है, मेन तो उसमें क्या होगा, अब जैसे ही ये क्या हुआ, सिकुड़ा मतलब कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, मतलब जब फैल गया, जैसे ही फैला तो क्या होगा, इसमें फ्लूइड आएगा, फ्लूइड आएगा, फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, फिर उसमें रिलैक्सेशन होगा तो फिर फ्लूइड आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड, ब्लड ही है ना। ठीक है, फिर आएगा, फिर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, बाहर जाएगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर आएगा, ये प्रोसेस है ना। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या बताई, यही कमरे में एग्जांपल दी, क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे अलग तरह के सेल्स होंगे, होंगे। अगर मैं बात करूं हार्ट की, वहां पे अलग तरह के सेल्स होंगे, होंगे। सारा काम अलग अलग प्रोसेस से हो रहा है, मतलब अलग अलग सेल से हो रहा है हर प्रोसेस। सही बोली। एनिमल किंगडम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब जो है
ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से बनते हैं, ये तो मैं आप लोगों को अभी 12th में भी पढ़ाई हूँ। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। कहाँ सुने हो, याद करो। 12th में कहाँ पढ़ाई थी, याद करो। जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हुआ, जाइगोट बना, जब वो 16 सेल्स बना था, एक एक स्टेज आया था गैस्ट्रूला, जिसको गैस्ट्रुलेशन में थे, गैस्ट्रूला फेस आ रहा था, याद है। वहीं पर मैं बताई थी ये जर्म लेयर्स बनते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, आपका रिवीजन होगा तो जानोगे, ठीक है। जर्म लेयर्स बनते हैं और इन्हीं लेयर्स में से जिन सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब हर, मतलब जैसे कि किसी भी सेल का अगर बात करें तो ये सेल का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, जैसे डाइजेस्टिव सेल्स का कहाँ से हुआ, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से, यहीं से डिसाइड होता है। और ये आप लोगों का ना होमवर्क है कि आप लोग देख के आना कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इससे मतलब कौन कौन से सेल का जो मैं अभी बताई, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको देख के आना। सर वो बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये होमवर्क है। और आप लोगों को पता है ये सारी चीजें क्लास 11th में थी, आप लोग क्लास 11th में देखे हो सारा चीज, ठीक है। अभी आप लोग 12th में, और ये बेसिक चीज है, और आप लोग का ये क्लियर नहीं रहेगा तो आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम होगी ना। आप लोगों को प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में दिक्कत हो रहा है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में दिक्कत हो रहा है। क्लास 9 10th के बच्चे पढ़ते हैं ये सारी चीजें, उनको पता है, 10th के बच्चों, ठीक है। चलो, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लो, है कोई डाउट, जितना भी बताई इसमें से, नहीं है ना, ठीक है। और वो जो अभी मैं बताई ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इससे वो जो क्वेश्चन था उसको आप लोगों का होमवर्क है, उसे सर्च करके आना, कल मैं पूछूंगी। बुक में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो 11th के में भी देख लेना, मिल जाएगा उसमें, ठीक है। क्लियर, डायग्राम भी दिखा देती हूँ मैं, स्लाइड है, ओपन कर रही हूँ, देख लो, ठीक है। हाँ ये वाला, ये डायग्राम, इसमें देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ही एग एंड स्पर्म मिले, क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था। थोड़ा सा आप लोग समझ लो, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो रहा था, देन जाइगोट बन रहा था 2n, फिर उसमें माइटोसिस हो रहा था, देन 2 ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, 2 सेल हुए, फिर डिवीजन हुआ तो 4 सेल हुए जिसको 4 ब्लास्टोमियर बोलेंगे, फिर डिवीजन हुआ 8 सेल हुए जिसको 8 ब्लास्टोमियर। देखो आपको डाउट है, मैं जो समझ रही हूँ वो आपको चैप्टर 1 पढ़ोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो बता रही हूँ उसको देख लो, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, मोरुलर स्टेज आया, 16 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। अब 32 ब्लास्टोमियर्स बने जिसमें ब्लास्टोसिस, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो फेस आएगा, ठीक है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं गैस्ट्रुला, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, मेसोडर्म नहीं लिखा है क्या, एक और रहता है यहाँ पे मेसोडर्म, ठीक है। वो जब आप लोग नीट वगैरह देखोगे तो उसमें डीपली दिया हुआ है, ठीक है, वो वर्ड वहां से। तो मेसोडर्म, तो उससे, इनसे ही जो है ये, यही तीनों से ना, यही जो तीनों लेयर बन रहे हैं, मेसोडर्म एक रहेगा, मेसोडर्म, इन्हीं लोगों, इसी में से इन्हीं जर्म लेयर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स, ठीक है। इन्हीं लेयर्स में से ही क्या होता है, बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी सेल्स है, वो यहीं से ही बनते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक एम्ब्रायो है, मतलब यहीं पे यूट्रस में अटैच है, यही बड़ा होकर क्या बनेगा, बेबी बनेगा, ठीक है। उस टाइम की बात हो रही है ये, ठीक है। ये जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा मैं क्या पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाने के आने का सोचते तो क्या पढ़ाना पड़ता है। जब क्लास 11th का भी मैं कल देखी, मैं बोली अरे
बेसिक चीजें हैं, बेसिक, इसको क्लियर नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। चलो अब चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर थर्ड का रिवीजन कर रहे हैं आज। ठीक है, मैं रिवीजन क्लास रखी हूँ। इसलिए रिवीजन क्लास रखी हूँ क्योंकि आप लोगों का भी क्लियर नहीं था और आप लोग कहोगे तो रिवीजन कर लो। आप भी न्यू हो, आप भी समझ लो, रिवीजन क्लास है, ये हो चुका है चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या था बताओ प्रथा, क्या नाम है चैप्टर का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर 3 है ना, 3 में है ना, चैप्टर 3। और ये हमारा रिवीजन क्लास है, इस चीज को ना भूलियो। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन अगर मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO क्या है उसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चाहो तो लिख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल aspects of reproduction, physical, emotional, social and behavior। देखो इधर समझते चलो इस चीज को, क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्या ओपन करवा देते हो तुम लोग। अच्छा चलो ठीक है, ये सारी चीजें थ्योरी की है, आप लोग देख लेना। इंडिया वॉज मतलब इसमें जो वो आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम FPP, वो 1951 में आया था। ठीक है, आप थोड़ा सा देखो इसका ये प्रोग्राम्स का क्या वो था, ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह आए थे। इससे पहले थोड़ा सा स्टोरी टाइप सुन लो, चैप्टर में बताना क्या चाह रहा है। चैप्टर में ये बताना चाह रहा है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो पॉपुलेशन क्या हो रही, काफी ज्यादा बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, आगे देखेंगे कितना था क्या था वो सारी चीजें। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, और मतलब ये सारी चीजें, तो उसको रोका कैसे जाए। ठीक है, पॉपुलेशन को रोका कैसे जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। ये सारी चीजें अभी चैप्टर में समझते चलना। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते थे, बेनिफिट्स ऑफ फैमिलीज विद स्मॉल साइज। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स निकाले, जैसे सुने होंगे हम दो हमारे दो वाला नारा भी चलता था उस टाइम पे। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो निकाले, प्रॉफिट अभी भी चलता है कि बोलते हैं ना जिसके मतलब जैसे 2 बच्चे तो गवर्नमेंट से जैसे कुछ वो नहीं मिलता, पैसे वगैरह कुछ कुछ मिलते हैं ना गवर्नमेंट से, तो 2 ही बच्चों के लिए वो लागू रहता है। मतलब 2 से तीसरा हुआ ना तो उसके लिए नहीं रहता। जैसे कि मान लो गरीब हैं, जो गरीब रहते हैं, ठीक है, पुअर रहते हैं, उनको पढ़ाई में रहने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालती कौन, गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसमें भी ना जैसे शुरू के 2 बच्चे रहते हैं तो 2 ही बच्चों को गवर्नमेंट का वो मिलता है। बहुत सारी जगह में ऐसा है, बहुत कुछ रहता है, वो सारी चीजें मतलब करना क्या था, लोग पहले क्या करते थे। ठीक है, अब पहले के लोग को सुने ही होंगे, जैसे नाना नानी दादा दादी है ना, तो उनके कितने बच्चे थे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे। ठीक है, हमारे जहाँ की मैं हूँ वहाँ एक रिलेटिव देवांगन ही है, मैं भी देवांगन हूँ, मैं वर्षा देवांगन है मेरा नाम, आप जानते हो ना, नहीं भी जानते तो जानो। ठीक है, तो वहां से वो देवांगन ही थे, उनका ऐसा था कि एक जने क्या नाम तो है, कुछ स्पेशल टाइप का नाम है, मेरी मम्मी हमेशा बोलते रहती है, मेरे को हंसी आता है। तो उस उनके जो है 12 बच्चे हुए। ठीक है, 12 बच्चे, और 12 बच्चों में 12 के 12 क्या थे, लड़के थे। ठीक है, और 12 बच्चों में जो पहला बेटा था उनका, उसके भी 12 बच्चे हुए। ठीक है, उसके भी 12 बच्चे हुए, और वो अब सोचो, इधर सुनो, क्या लिख रहे हो, इसी चैप्टर का सुन रहे हो ना, ये क्लास में पूरा थे, हाँ तो सुनते रहना। ठीक है, तो उसके भी 12 बच्चे थे। अब सोचो, एक मदर है एक फादर है, ठीक है, अब ये दोनों के कितने बच्चे हो गए, 12 बच्चे। अब 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चे में भाई अब उसके इसकी वाइफ आएगी। ठीक है, अब 24 लोग इन लोग, मतलब 12 बच्चे, चलो वाइफ वगैरह को भी अगर मैं काउंट नहीं करी, अगर सब 2-2 बच्चे भी लेते हैं, ठीक है, बाकी के अगर 2-2 बच्चे भी मैं लू तो 24 हो गए। लेकिन इसका पहला वाला जो बेटा था उसके ही कितने बच्चे थे, 12 बच्चे थे।
और इसके फिर दो दो होंगे, मतलब समझ लो कितना ज्यादा, आधा हमारे एरिया में तो उन्हीं का फैमिली बसा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लोगों को पहले समझ नहीं थी ये सारी चीजें की, कि मतलब पॉपुलेशन कैसे रोका जाए, क्या ये सारी चीजें पता ही नहीं थी उनको। ठीक है, तो इन इन सब के चीजों के लिए जागरूक कर रहे थे कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि ये सबको रोका कैसे जाए। जबकि उससे पहले ये देख लो, पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है, अवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। ठीक है, मतलब 20, वो देखो इधर समझो, ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ईयर, ठीक है, 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था? 2 बिलियन था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बताई ना मैं, 2 बिलियन था। 2000 में कितना हो गया? 6 बिलियन। ठीक है, 2000 में कितना हो गया? 6 बिलियन, मतलब मात्र 100 साल में। ठीक है, अब 2011 में जब हुआ तो 2011 में देखे 7 बिलियन, 7 बिलियन हो गया। अब प्रेजेंट में 2000 मतलब 24 में, लास्ट ईयर अगर देखें तो 8.1 बिलियन टोटल जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन था। क्लियर? अब इंडिया पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो जब 1900 में जब वर्ल्ड में 2 बिलियन पॉपुलेशन था तो 350 मिलियन पॉपुलेशन था हमारे सिर्फ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद 2000 में देखो 1 बिलियन पॉपुलेशन, मतलब 6 बिलियन तो पूरे वर्ल्ड का है, इसमें से 1 बिलियन सिर्फ इंडिया का है, बाकी 5 बिलियन अदर कंट्रीज अदर जगह के। ठीक है, अब 2011 की मैं बात करूं तो 7 बिलियन थे और सिर्फ इंडिया में 1.2 बिलियन, बाकी जो बचे 6.8 वो कहाँ थे? पूरे वर्ल्ड के थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इसी को मानेंगे 24 को, पिछले ही साल का। ठीक है, तो 8.1 बिलियन पूरे वर्ल्ड में था और जिसमें का 1.4 बिलियन सिर्फ इंडिया में, सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर 8.1 पॉपुलेशन है तो उसमें से 1.4 सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन है, उसके बाद बाकी अदर कंट्रीज का, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है ना। तो ये सारी चीजों के लिए लोगों को क्या करना था? अवेयरनेस लाना था, अवेयर करना था, बताना था कि भाई कैसे रोका जाए, है ना। ठीक है, अब क्या देखते हैं? रीजंस फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। ठीक है, रीजन क्या है पॉपुलेशन बढ़ने का? पहला तो ये कि लोग क्या कर रहे हैं, मतलब डेथ रेट जो है पहले से कम होती जा रही है। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है? डिक्रीज इन इंक्रीज नंबर पॉपुलेशन। हाँ, ठीक है, जो पहले जमाने में सुने होंगे क्या होता था कि डिलीवरी होती थी, जब किसी वुमेन की, किसी महिला की डिलीवरी होती थी तो उस टाइम पे क्या होता था, जो फीमेल रहती थी, कई बार फीमेल्स की डेथ हो जाती थी डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि पहले उतने ज्यादा ऑप्शन थे, हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते थे, बच्चे घर पे ही हो जाते थे। ये सुने होंगे, मम्मी पापा बोलते होंगे अरे हम तो घर पे ही हो जाते थे, आजकल का नौटंकी है वो, पुराने जमाने के लोग बोलते हैं, बट ये गलत है। ठीक है, पहले क्या होता था, घर पे ही हो जाते थे, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम आती थी, कुछ भी जो भी, तो उस टाइम पे क्या होते थे, मदर का जो डेथ है वो भी होता था बहुत ज्यादा, और जो बच्चा था, ठीक है, जो तुरंत हुआ रहता था, ऐसे बच्चों की भी डेथ काफी ज्यादा होती थी। ऐसा सुने होंगे कि पहले के लोग बोलते थे कि अरे भाई हमारे तो 10 बच्चे थे, उसमें से 2 बच्चे खत्म हो गए, 8 बच्चे बच्चे, ऐसा ऐसा सुने होंगे पुराने नाना नानी दादा दादी से, मैंने तो सुना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब उसमें भी कमी हो गई क्योंकि अब हॉस्पिटल वगैरह भाई अब अच्छे से होता है, सब चीज है ना, तो सब अच्छे से रहते हैं। ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, अब इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन, हाँ, अब क्या हो रहा है, अब बच्चे सुरक्षित है, सब चीज अच्छा है, सब बढ़िया से हो रहा है। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्टिव मतलब जो एज है वो भी लोगों का जल्दी आएगा, आएगा ना, मतलब सारे हो रहे, मतलब मरने का, डेथ होने की संख्या ही कम हो गई, नंबर ही कम हो गए, तो अब ऑब्वियसली बच्चे बड़े भी होंगे। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग क्या करने लगे, जिम जाने लगे हैं, डाइटिंग पे ध्यान देने लगे हैं, दुनिया भर की चीजें फॉलो करने लगे अपने हेल्थ को लेकर। ठीक है, ये सारी चीजें इन सब के कारण भी हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है ये, हाँ, गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। देखो गवर्नमेंट से जो मैं बताई ना, उनको मोटिवेट किए क्या के लिए, एक तो नारा निकला था, हम दो हमारे दो, पोस्टर निकला था बीच में बहुत ज्यादा, हम दो हमारे दो। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसा टाइप का बहुत सारे लाइन्स वगैरह निकले थे ना,
ये सारे गवर्नमेंट ने निकाले, ठीक है। और जो शहर में रहने वाले कपल्स थे, ठीक है, वो क्या करने लगे, 1 चाइल्ड, ठीक है, नॉर्मल, मतलब उन लोग क्या बोला कि एक ही बच्चा, जो शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उनका थॉट और अब चेंज होने लगा, ये होने लगा कि भाई हम तो हमारे तो ठीक थे, अब वो क्या बोलते हैं, एक ही बच्चे, सारे सोच कहाँ से है, पहले नहीं था ये। इसके लिए क्या करें हम लोग, उसको अवेयरनेस लाना पड़ा, सबको बताना पड़ा, ठीक है। तो अब एक अब सुनते हो सिटी में रहने वाले लोग बोलते हैं कि नहीं, एक ही बच्चा काफी है, जो है इसी का है, अब बेचारे एक ही बच्चे पैदा करेंगे, वैसे महंगाई इतनी बढ़िया, उसी पे ध्यान देंगे, उसी का करियर बनाएंगे, एक ही बच्चा ठीक है, खैर जो भी रीजन हो, बट एक ही बच्चे अडॉप्ट करने लगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मैरिज करने की एज, तो फीमेल में कितनी है, 18, एंड मेल का कितना है, 21, ठीक है। ठीक है। और इंसेंटिव गिवन टू कपल विथ स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब आप लोगों को देखने को मिली, ये सब आप जानते हो, नॉर्मल आप सोशल में रहते हो, सब देखते हो सोशल मीडिया वगैरह में, ठीक है। अब बर्थ कंट्रोल के लिए जो है कॉन्ट्रेप्शन, देखो क्या क्या है, ठीक है। पहले तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो यूजर फ्रेंडली, ठीक है, यूज करने वाला नॉर्मली यूज कर सके, बात कर सके, ठीक है, इजिली अवेलेबल, कुछ ऐसा चीज हो जो कि इजिली अवेलेबल हो जाए, मतलब बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जो बर्थ है, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो रास्ता देखना पड़ेगा ना, तो कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिससे लोग क्या कर सके, उस पर फ्रेंडली बात कर सके, ठीक है, इजिली अवेलेबल हो, चाहे गांव हो शहर हो, कहीं भी मिलना चाहिए, ठीक है। अब भाई कई लोग गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सबका सोचना पड़ेगा। अफेक्टिव हो, ठीक है, रिवर्सिबल मतलब दोबारा यूज भी कर सके, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ साइड इफेक्ट, भैया कोई नहीं चाहेगा ना कि कुछ भी चीज का साइड इफेक्ट हो, ठीक है, साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ठीक है, नो इंटरफेयर जो है विद एक्ट ऑफ क्वार्टस, ठीक है, उसमें भी जो क्वार्टस है उसमें भी किसी भी तरह का इंटरफेयर ना हो, ठीक है। देयर आर 2 प्रिंसिपल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। अगर मैं बात करूं बर्थ कंट्रोल की, तो 2 प्रिंसिपल मेथड हमको देखने को मिलेंगे। एक होता है हमारा नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। चाहे तो नेचुरल तरीके से भी उसको रोका जा सकता है, चाहे तो आर्टिफिशियल तरीके से भी रोका जा सकता है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, इस चैप्टर को इस क्लास में इंक्लूड करने का रीजन क्या हो सकता है? आगे की आने वाली जनरेशन आप हो ना, आगे तो अब आप ही लोग, मतलब जनरेशन, अब आपकी भी शादी होगी, है ना, अब आगे की जनरेशन, फ्यूचर आप ही लोग हो, ठीक है। तो अभी से अगर ये चीजों के बारे में आप लोग पढ़ते रहोगे तो क्या रहेगा, आपको सारी चीजों का नॉलेज रहेगा, सारी चीजों का नॉलेज रहेगा, और आप लोगों को पता रहेगा सही क्या है गलत है, मतलब सारी चीजें आप लोग इस पे अपना मतलब थॉट आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है, अब इसी वजह से चैप्टर को अभी से इंक्लूड किया है, ठीक है। खैर, तो नेचुरल मेथड हो गया और आर्टिफिशियल मेथड हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब नेचुरल मेथड की मैं बात करूं, तो नेचुरल मेथड में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो एक ये कर सकते हो प्रिंसिपल, हाँ, क्या कर सकते हो, हम क्या जानते हैं, ये एग है और ये क्या है, स्पर्म, ठीक है। ये दोनों का मीटिंग होगा तो क्या बनता है, बोलो ना, जायगोट बनता है। अब ये दोनों का मीटिंग ही नहीं होने देना है, एग और स्पर्म को मिलने ही नहीं देना है। जब एग और स्पर्म मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट कहाँ से बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो पॉपुलेशन नहीं, कहा हो गया, बर्थ कंट्रोल हुआ ना, है ना। तो उसको रोक सकते हैं, ठीक है, उसको रोक सकते हैं, जिसमें क्या क्या बोल रहा है, हाँ, पेरियोडिक देखो, इसको समझो, मैं क्या बताई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में होता है, ठीक है। तो उसमें से देखो, उसके फेजेस अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, मंजुला अगर आपको डाउट होगा तो चैप्टर 1 में मैं आप लोगों को वो समझाऊंगी, अभी जितना समझ आ रहा है इसमें समझते चलो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मेरे को चैप्टर 1 में जाना पड़ेगा और मैं चैप्टर 2 रिवाइज करा रही हूँ, ओके। तो रिविजन क्लास होगी, डोंट वरी, ठीक है। तो 10 to 17 डेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमने जो फेज पढ़ा है उसमें से लगभग 28 डेज का हमने देखा था। 0 to 5 कौन सा था, कौन सा फेज था, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है।
सेकेंड कौन सा फेज था? फॉलिकुलर फेज। थर्ड ओव्यूलेशन और फोर्थ ल्यूटरल। ठीक है, तो उसमें से उसका भी 0 to 5 डेज ऐसा पूरा बटा हुआ है। ठीक है, तो 10 to 17 डेज जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज के बाद, फिर 5 दिन का होता है वो लगभग। अब उसके बाद 10 to 17 डेज का जो टाइम है, ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है? ये फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, इस टाइम पे अगर एंटर करता है स्पर्म, ठीक है, अगर एग तक पहुंचता है तो क्या हो सकता है? इजिली फर्टिलाइजेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो फर्टाइल पीरियड है, एग मैच्योर होके आ जाता है उस टाइम, मतलब उस टाइम पे आता है, मतलब एकदम फर्टाइल पीरियड है। एग्जैक्ट आप लोग उसमें पढ़े हो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेरे को पता है आपको क्या डाउट है, मैं बताऊंगी, अभी सुनो। लेकिन 10 to 17 डेज, ठीक है, वो क्या होता है? वो फर्टाइल पीरियड, ऐसा पीरियड रहता है जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बोला मैंने। ठीक है, आप बोल रहे हो ना कि 14 to 15 में हमने ओवोल्यूशन देखा था, यही बोल रहे हो ना रुद्र? लेकिन मैं क्या बोल, 10 to 17 डेज ज्यादा रिस्क रहता है ना फर्टिलाइजेशन होने का। ठीक है, तो उस टाइम पे एग और स्पर्म को मिलने नहीं देना, ये हो सकता है, ये नेचुरल तरीके की बात। ठीक है, और क्या बोल रहा है? विड्रॉल मेथड। ठीक है, विड्रॉल मेथड, ठीक है, मतलब withdraws his penis from the vagina just ejaculation। जब ejaculation होता है, ठीक है, तो स्पर्म को अंदर ही जाने नहीं देना है, बाहर ही विड्रॉल कर देना है। ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये भी। और थर्ड, थर्ड क्या है? 6 मंथ। जब क्या होता है? प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है? 9 मंथ की होती है। और आप लोगों को पता होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, प्रेगनेंसी के टाइम पे पीरियड्स नहीं होते। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? उस टाइम पे जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीजें नेचुरल चीजें। ठीक है, अब उसके बाद आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मेथड को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल मेथड में बैरियर, जेलीज, बहुत सारे पिल्स, ठीक है, बहुत सारे टैबलेट्स, इमरजेंसी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये क्या है आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल मेथड्स की, ठीक है, कि बर्थ कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लियर? तो आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करूं तो पहला आएगा बैरियर मेथड। अगर ये एग है और ये स्पर्म है, ठीक है, इनके मिलने के बीच में किसी तरह का बैरियर लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या ये मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। और जब ये मिल ही नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? बर्थ कंट्रोल हुआ ना। ठीक है, तो बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या बोल रहे हैं? प्रिवेंट, देखो वही बोल रहा है, ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। ठीक है, और सेल्फ सेल्फ क्या बोल रहे हैं? इंसर्टेड एंड ऑफर, हाँ, चलो ठीक है, ये वही है, बैरियर मेथड है, बीच में बैरियर लाना है किसी भी तरह से। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए जो है इसके लिए क्या होते हैं? इसके लिए, हाँ, ये देखो कॉन्डोम्स आते हैं। ठीक है, एक होता है मेल कॉन्डोम, एक होता है फीमेल कॉन्डोम। ठीक है, और मेल कॉन्डोम जो होता है वो पेनिस के लिए होता है, और फीमेल कॉन्डोम जो होता है वो वजाइना एंड सर्विक्स के लिए होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने इसके बारे में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो चैप्टर 1 में पढ़ोगे। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, डायफ्राम्स, ठीक है, देखो सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, ये क्या होता है? ये फीमेल्स के लिए है, रबर बैरियर दैट कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वार्टस। ठीक है, क्वार्टस के टाइम पे क्या होता है? जो सर्विक्स होता है उसको क्या कर देगा? कवरिंग कर देता है। ठीक है, कवर कर लेते हैं, एक तरह का बैरियर आ गया, रबर का होता है, ये बीच में बैरियर आ गया। ठीक है, और रीयूजेबल, मतलब उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीएस। ठीक है, इसी मतलब इस तरह का इन्फेक्शन वगैरह से ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये प्रोटेक्ट नहीं करता। यूज्ड बाय फीमेल ओनली, ये फीमेल्स के लिए ही होता है। ठीक है, अब जेलीज की मैं अगर बात करूं, किल द स्पर्म्स बाय क्रिएटिंग एसिडिक पीएच। ठीक है, यूज्ड अलोंग, मतलब इसको यूज कर सकते हैं, मतलब ये वही है, ये भी वही क्रीम है, मतलब जो मैं बताई वही मेथड्स ही है, कुछ नहीं, मेन चीज आ गई आप लोग का। ये डायग्राम देख लो, इस तरह का क्या होता है? कैप रहता है, फीमेल्स का है। ठीक है, और मेल्स वाला जो था, मेल्स वाला वो फर्स्ट वाले स्लाइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये यूट्रस, इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये हार्मोनल आईयूडी होता है, कॉपर आईयूडी होता है, ये जो है डॉक्टर के सलाह से, डॉक्टर के वो से क्या करते हैं? यूट्रस में
लगाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म अगर आया तो उसको किल कर देगा वो, ठीक है, ये है। अब मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूं ओसीपीएस, ठीक है, और टैबलेट्स, अब देखो कुछ टैबलेट्स भी आते हैं जिसको क्या कर सकते हैं, फीमेल ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आते हैं, एक होता है सहेली, जो कि काफी ज्यादा, अच्छा हाँ मैं एक चीज और बोलना भूल गई थी, वो नाम याद रखना। मेल मेल जो कॉन्डोम था, मेल कॉन्डोम में एक आया था निरोध नाम का, निरोध नाम का, जिसको गवर्नमेंट ने निकाला था, और वो निरोध नाम का जो काफी ज्यादा चला था। तो ये निरोध नाम थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है, निरोध नाम, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे, सहेली, ठीक है, ये सहेली वगैरह क्या, देखो ये क्या कर रहा है, एग्जाम्पल वगैरह इसका देख लेते हैं। ये टैबलेट होता है जो कि क्या कर रहा है, जैसे ही 1 वीक मतलब ब्लीडिंग फेज खत्म हुआ 5 डेज के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये टैबलेट को ले सकते हैं, ठीक है। ये टैबलेट को लेते हैं फीमेल्स कितने दिन तक, 21 डेज तक। 21 एंड 7 कितना, हाँ 7 डेज के बाद लेंगे, क्योंकि 28 का होता है ना टोटल। हाँ तो 7 डेज के बाद, जैसे ही ब्लीडिंग फेज खत्म हो 7 डेज के बाद फिर क्या करेंगे, ये पिल्स को लेते हैं, ठीक है, डेली। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, ओवोल्यूशन को रोकेगा, ठीक है, मेल एंड स्पर्म एंड एग को मिलने से रोकेगा, मतलब वो प्रेगनेंसी होने के चांसेस क्या कर देता है, नहीं कर दिया, समझो, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, मैंने बताई थी। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा देखने को नहीं मिले, काफी फीमेल्स जो है इसको यूज की थी, काफी अच्छा चलता है, सहेली नाम से, ठीक है। अब उसके बाद है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स की मैं बात करूं तो प्लेस्ड अंडर स्किन, इसको स्किन के अंदर में लगाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक तरह का मतलब हार्मोन्स वगैरह वो करेगा, मतलब स्पर्म को वो इम्प्लांटेशन होने से रोकता है, ठीक है। और इमरजेंसी, इमरजेंसी देखो, इमरजेंसी वर्ड थोड़ा देख लेना, ये सारे नोट्स एक बार पढ़ लेना, तुम लोग को तो क्लियर ही है। अगर आपको डाउट होगा ना तो आप पर्सनली मेरे से पूछ लेना, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। चैप्टर हो गए, इसके लेक्चर आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है, देख सकते हो। 2x में देखना, बड़बड़ बड़बड़ खत्म कर लेना, ठीक है। वैसे तो मैं वो भी लगाऊंगी बैकलॉग क्लास। अब इमरजेंसी की मैं बात करूं तो इमरजेंसी केस कब देखने को मिल सकते हैं, इमरजेंसी केस मेन आप यही देख सकते हो कि रेप वाले कंडीशन में, ऐसे टाइप के कंडीशन को ही तो इमरजेंसी बोलेंगे ना अपन, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इस टाइम के लिए क्या होता है, मतलब 72 आवर्स के अंदर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सर्जिकल, सर्जिकल के लिए ये क्या होता है, ये इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसमें ये प्रोसेस होता है कि एक होता है ये, एक होता है ये, देखो फीमेल्स के लिए क्या होता है, इन फीमेल्स कट, क्या को कट करेंगे, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जानते हो, जानते हो ना, फेलोपियन ट्यूब के बीच में फेलोपियन ट्यूब जो होता है, ठीक है, ये क्या है, ओवरी है मान लो, और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो होता है, यहाँ पर को कट करके क्या कर दिया जाता है, एक तरह का गांठ लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब क्या होता है वहां पे, यहाँ से क्या होता है, वो जो है स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाता, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, वैसे ही मेल में होता है, कट किस में कट करते हैं, वासर वासर डिफरेंस जो होता है उसमें कट करते हैं, जिससे क्या होता है फिर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद मैं आगे देखूं, आगे ये क्या है, वेन, हम्म, 1 मिनट रुकना, ठीक है। ये अबॉर्शन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है, कि जो थर्ड सेकेंड मंथ मतलब 12 वीक्स, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, ठीक है, तब तक ठीक है, मतलब जैसे ही 12 वीक के बाद, मतलब तीसरा मंथ जैसे ही हुआ, उस टाइम पे क्या हो सकता है, अबॉर्शन नहीं हो सकता, रिस्क रहता है, मतलब फर्स्ट मंथ में ही हो जाए तो ठीक है। वो सारी चीजों के बारे में है, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी, मेन चीज मेरे को ये बताना है तो मैं आगे बता रही हूँ आपको, मैं क्लियर करूंगी वो, ठीक से, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ये वाला प्रोसेस क्या होता है, ये जो होता है वो जो देखो यहाँ प्रेगनेंसी का डायग्राम बना हुआ है, ये जो मदर है उसका जो फीटस है, तो वहां पे इंजेक्शन लगा के वहां के फ्लूइड को क्या करते थे, निकालते थे, और निकाल के क्या किया जाता था, उसका टेस्ट किया जाता था, ठीक है। इसलिए भी टेस्ट किया जाता था कि बेबी ठीक है कि नहीं, बहुत सारे रीजन से उसका टेस्ट किया जाता था। लेकिन
लोग उसका क्या करने लगे, गलत इस्तेमाल करने लगे। क्या गलत यूज करने लगे, ये चेक करने लगे कि मेल है या फीमेल, उससे पता चल जाता है। तो मेल है या फीमेल पता चल जाता है, तो क्या करने लगे, फीमेल जो होती थी, अगर गर्ल चाइल्ड अगर पता चलता था तो गर्ल चाइल्ड को क्या कर देते थे, किल कर देते थे, मतलब अबॉर्शन करवा देते थे लोग, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या हुआ, इसके लिए फिर ये क्या कर दिया, इस पे बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया, लोग इसका क्या करते थे, गलत फायदा उठाते थे। मतलब भाई गर्ल चाइल्ड सुने होंगे ना, लड़कियां पेट में रहती थी तो मार देते थे, बीच में बहुत ज्यादा चल रहा था, तो अभी ये जो है इलीगल हो गया, नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा चीज है कि इसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में बताई, वो निकाला था, उसमें भी बताया था बहुत सारा, सुने होंगे कि लड़का लड़की एक समान है, गर्ल्स और बॉयज दोनों अब एक समान है। इसके लिए बहुत सारी चीजें मतलब बताते थे कि अब मतलब बोलते थे ना कि अब जैसे पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, मतलब लड़कों में लड़कियों में, है ना। तो उसके लिए भी अवेयरनेस है कि भाई लड़कियां भी जो है आगे है, लड़कों भी, मतलब दोनों इक्वल है। अगर आपकी दो बेटी ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले के लोग क्या करते थे, लड़का चाहिए हमको, बेटा चाहिए बोल के जो है 8-10 बेटी पैदा कर देते थे, होता था। लड़कियां हुई उसके बाद फिर क्या बोलते, लड़कों के चक्कर में क्या होता था, इधर तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, है ना। अब ऐसे भी आजकल देखो, चाहे बात करें लड़कों की या लड़कियों की, ठीक है, तो आज हर फील्ड में लड़कियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चाहे वो डॉक्टर के फील्ड में हो, पुलिस के फील्ड में हो, इवन अभी जो दुनिया भर का युद्ध चल रहा है वहां भी आपको फीमेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। हर जगह लड़कियां हैं और लड़के दोनों क्या हैं, इक्वल है। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा अपना, सबका अपना अपना रहता है, लड़कियां और लड़की हर जगह बराबर जरूर है, लेकिन आज भी हर जगह लड़कियां सेफ हैं ये मैं नहीं बोल सकती। मेरा थॉट है ये, मैं किसी को वो नहीं बोल रही, मेरा थॉट है। ये नहीं बोल सकती कि आज भी लड़कियां सेफ, क्योंकि आज भर भी दुनिया भर के जो चीजें जो होती थी वो आज भी लड़कियों के साथ देखने को मिलता है। हाँ, तो इसलिए लड़कियां कुंफू कराटे सीख लो, ठीक है। आना क्लास, मैं खुद सीखती, कुंफू कराटे नहीं सीखती, ठीक है। तो कोई भी अगर कुछ भी बोला डायरेक्ट पुलिस को कॉल करो, ठीक है। डरना नहीं है, किसी के आगे डरना नहीं है, झुकना नहीं है। कोई भी कुछ गलत बोला सीधा पुलिस को कॉल करो या फिर हल्ला कर दो वहां पे, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स बात बताऊंगी, अभी ऑनलाइन चल रहे हैं। तो अब अगर मैं बोलूं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अब क्या होता है इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है, कौन से एज में ज्यादा रिस्क रहता है, 15 से 24 साल, 15 to 24 ईयर्स में क्या होता है, ज्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। इसकी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरियल, प्रोटोजोन एंड वायरल, इस टाइप के कैटेगरीज होते हैं इन्फेक्शन के। और डिजीज की अगर मैं बात करूं तो ये डिजीज का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका रीजन बताती हूँ कि क्या हो सकता है। इसका रीजन देखो, पहला रीजन तो ये हो सकता है शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल। आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, तबियत खराब होता है, इंजेक्शन लगवाते हो, आप लोग हमेशा नोटिस करना, या तो इंजेक्शन जो होता है जिसको डिस्को बोलते हैं, और उसमें एक सुई लगा होता है जिसको निडल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, या तो खुद से नया खरीद के ले जाना, या तो वहां आपके सामने वो फटना चाहिए उसका जो वेपर है, और उसके बाद आपको लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक बार वो निडल किसी के में यूज हुआ है, ठीक है, और अगर उसको धो के या वैसे ही दूसरे बार अगर उसको यूज करें तो वहां पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लियर। तो कभी भी यूज किया हुआ निडल यूज नहीं करना चाहिए, नया ही यूज करना चाहिए। तो इस चीजों को आप लोग पर्सनल लाइफ में भी याद रखना, कभी भी आप लोग इंजेक्शन लगवा रहे हो कुछ भी, तो उस चीज को केयरफुली रहना। एक बार चलो ना क्या होता है करके ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। एक बार ही हो, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए में आता है शायद, ठीक है। मेरा भाई खुद मेडिकल फिर से, मेरे घर में इतना सारा पड़ा रहता है तो मुझे पता है, ठीक है। अब उसके बाद सर्जिकल, जो सर्जिकल ब्लेड भी आता है ना, जैसे सर्जरी होती है, उसको भी यूज नहीं करना चाहिए दोबारा, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूं तो जिसके ब्लड में भी इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, ऐसा भी, ठीक है। भाई अब ब्लड डोनेट वगैरह भी कर रहे हो तो देख ताक के, ठीक है। और फ्रॉम वैसे तो ऐसे ब्लड को डॉक्टर्स नहीं लगाते, वो सारी चीजें केयरफुल ही रहती है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर एंड फिटस, अब जो मदर ऑलरेडी उस इन्फेक्शन से ग्रस्त है, वो क्या कर रही है, वो जो है उसके फीटस, उसका जो बच्चा है उसके में भी वो प्रॉब्लम आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं इस इन्फेक्शन की, तो अर्ली सिम्टम्स क्या होगा, ईचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, पेन होना, सॉइलिंग होना, ये सारे क्या हैं उसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसा सिम्टम्स होता है तो क्या होना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास
जाना चाहिए। क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए। दूसरा चीज, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वार्टर्स। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इनफर्टिलिटी। देखो अब क्या हो रहा है, कुछ कपल्स ऐसे रहते हैं जिनकी शादी को 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए, जिनके क्या नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, और उनको क्या करना है, फैमिली बढ़ाना है। बहुत सारे केस आजकल देखने को मिल सकते हैं। अब उसके रीजंस की मैं बात करूँ तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उनको कोई बीमारी हो, पेरेंट्स को, या मदर या फादर जो बनने वाले हैं उनको हो सकता है कोई डिजीज हो। ठीक है, हो सकता है फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है साइकोलॉजिकल, मतलब कई प्रकार के प्रॉब्लम रहते हैं, हो सकता है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है उनका इम्यूनिटी सही नहीं हो, किसी भी तरह का रीजन हो सकता है जिसके वजह से क्या नहीं हो पा रहे, वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, मुद्दा ये है कि पेरेंट्स नहीं बन रहे, बट रीजन तो बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर। तो उसके लिए क्या बोले, आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। विवो फोन याद है ना, विवो याद रख लेना, इन विट्रो। ठीक है, दो तरह के इसके टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, फर्टिलाइजेशन परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, ग्लास ट्यूब लैब। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा बॉडी के आउटसाइड। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे विट्रो फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन परफॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड में जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, विवो फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं जिफ्ट, एक होता है जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट, जिसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले तो देख लो जिफ्ट, ये किसका टाइप्स में आ रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जिफ्ट की मैं बात करूं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की, तो अर्ली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम सुने ही होंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह है ना। तो इसमें क्या होता है, किसी रीजन से मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो वाइफ है, वाइफ का ओवा जो होता है, ओवम, एग, ठीक है, या फिर कोई डोनर, अगर वाइफ के में नहीं बना तो कोई और, खैर ये अलग मैटर, फिलहाल के लिए यही देख लो, आगे उसके बारे में समझना। वाइफ का क्या लेंगे, ओवा लेंगे, एंड हस्बैंड का क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, और उसको टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, फर्टाइल करें, मतलब फर्टिलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद उसको क्या कर देंगे, जब 8 सेल स्टेज होगा उसके बाद उसको क्या कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको उसमें यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ICSI। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये इसमें कौन सा इंजेक्शन यूज होगा, माइक्रो इंजेक्शन यूज होगा। ये तो क्लियर है क्योंकि स्पर्म भाई उतना छोटा है, उसको देखना है ना, माइक्रो इंजेक्शन यूज होगा। अब क्या होता है, जो ओवा होता है, वाइफ का क्या लेंगे, ओवा या एग। ठीक है, और मेल का क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, और इसका स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके निकालेंगे, देन ओवा में रिलीज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर बोल सकते हो, रिलीज नहीं, ट्रांसफर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन मदर फिर उसको फिर यूट्रस में डाल देंगे। ठीक है, वो हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूं गिफ्ट, बहुत अच्छा नाम है गिफ्ट। अब गिफ्ट का भी एक रीजन है यहाँ पे। ठीक है, गिफ्ट मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, हाँ, इसमें क्या बोला, फॉर फीमेल्स हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम, किसी रीजन से फीमेल के में क्या नहीं बन रहा है, एग नहीं बन रहा है, ओवम नहीं बन रहा है, अंडा नहीं बन रहा है। ठीक है, ओवम, तब के सिचुएशन में क्या होता है, कोई दूसरी फीमेल, ठीक है, जैसे स्पर्म डोनेट करते वैसे एग भी डोनेट होता है, दूसरी फीमेल क्या करते, दूसरी फीमेल अपना एग डोनेट करती, मतलब डॉक्टर्स अपने तरीके से प्रोसेस करेंगे। एक जो डोनर है ये फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल जो है अपना एग डोनेट करी, क्यों, क्योंकि जिसको ये जो वाइफ है जिसके में एग नहीं बन पा रहा है, इसके वजह से वो मदर फादर पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये क्या करेगी, अपना जो है ओवा डोनेट कर देगी, किसको,
वो लड़की को, वाइफ को, ठीक है, एक फीमेल, ठीक है, डोनर है ये। अब इसका जो है ट्रांसफर कर देंगे इम्प्लांटेड, तो यहाँ पे फिर फेलोपियन ट्यूब में क्या कर देंगे, इसका एग ये डोनेट कर देगी, फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पर्म पहुंचेगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, देन वो क्या कर सकती, मदर बन सकती। बट एग किसका था, डोनर, ठीक है, किसी रीजन से वाइफ में, मतलब उसका यूट्रस वगैरह, उसकी बॉडी इतनी कैपेबल थी, पूरा सब सही था कि वो मतलब एक बच्चे को जो है बड़ा कर सकती है, अंदर में उसको जन्म दे सकती है, पार्चुरेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, सारी चीजें, बट एग नहीं बन पा रहा है। बाकी उसका बॉडी इतना है कि वो सारी चीजें कर लेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, एक फीमेल जो है अपना एग डोनेट कर देगी। तो इसी वजह से इसको गिफ्ट बोलते हैं। मतलब एक तरह से एक फीमेल जो है दूसरी फीमेल को गिफ्ट, समझ रहे हो, इसी वजह से इसको गिफ्ट भी बोला। और गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर, गिफ्ट वाला। अब उसके बाद आते हैं एआई, आर्टिफिशियल। अब इसमें एक तरह ये होता है, इसमें ये होगा, क्या होगा, स्पर्म कलेक्टेड, हाँ, स्पर्म कलेक्टेड। देखो किसी रीजन से जो है यहाँ पे क्या हो पा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर ये सिचुएशन रहता है कि कुछ मतलब कुछ जो है हस्बैंड है किसी का, मेल का क्या है, स्पर्म जो है, देखो बहुत सारे स्पर्म मिलियंस में रहते हैं, बट जरूरी नहीं कि सारे स्पर्म जो है हेल्दी हो, सारे स्पर्म जो है सही से काम करे, वर्क करे, है ना। तो अगर जो एक्टिव और एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं, अरे बोलो ना, जो एकदम ज्यादा मतलब फिट, फिट क्या बोलते, जो मतलब एकदम अच्छा स्पर्म जो है वही अंदर जाएगा, ठीक है, एकदम से मुंह में नहीं आ रहा, समझ जाओ, जो सबसे अच्छा होगा, एक्टिवेट होगा सब, ठीक है, वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो आप मान लो उसमें स्पर्म जो है थोड़े वैसे नहीं है, ठीक है, अच्छे से वो नहीं कर पा रहे, मूव नहीं कर पा रहे, या फिर किसी भी रीजन से उसके में स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, एक जो है जैसे फीमेल में एग डोनेट करी थी, वैसे ही एक मेल मेल क्या करेगा, स्पर्म डोनेट करेगा। अब एक मेल का स्पर्म डोनेट करेगा, उसको उसको आर्टिफिशियली तरीके से क्या करेंगे, देखो ये वाइफ है बट ये कोई और है ना, इसका मेल को, मेल का स्पर्म को क्या किए, कलेक्ट किए, देन उसको आर्टिफिशियली तरीके से क्या किए, फीमेल के में भेज दिए, ठीक है, ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या हो सकता है, वो पेरेंट्स बन सकते हैं। क्लियर, ये वाला प्रोसेस है, इन प्रोसेस को याद रखना, ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद इतने सारे प्रोसेस में भी अगर तुम फेल खा गए या नहीं करना, तो लास्ट ऑप्शन है एडॉप्शन, बच्चा अडॉप्ट कर लो। इतने सारे इतने सारे प्रोसेस मैंने बताया, इतने प्रोसेस में भी अगर कुछ काम नहीं हो रहा है, या इसमें भी कमी या प्रॉब्लम है, या नहीं करा पा रहे, या पैसे की दिक्कत, या कुछ भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, एडॉप्शन लीगल है, आप लीगल तरीके से बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, और बच्चा अडॉप्ट करके भी आप पेरेंट्स बन सकते हो। ये लास्ट ऑप्शन। क्लियर, इतने सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। ओके, और उसके बाद थैंक यू, ठीक है, रुको,